आशी के फादर का बिलाखिर पता चल जाता है कि वो जेल में है और अज़रा को पता है कि आशी का फादर ही है जो सायरा और फूफो की सारी असलियत हमें बता सकता है। इसलिए वो वलीद को लेके जेल में आशी के बाप से मुलाकात के लिए पहुंच जाती है। वहां जाके पता चलता है कि सायरा और फूफो के खिलाफ भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है और उन लोगों ने ही बिलाल बांके के साथ मिलकर आशी के बाप को झूठे केस में फंसाया था। अज़रा उसे यकीन दिलाती है कि वो बहुत जल्द उसकी ज़मानत करवा लेगी और उसे बताती है कि आशी उसे बहुत याद करती है और फिर वलीद के ज़िम्मे लगाती है कि वकील से बात करके फ़ौरन से पहले इनकी ज़मानत करवाओ ताकि जल्द से जल्द ये जेल से रिहा हो जाए। उसके बाद ही हम सब मिल के बिलाल बांके को सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि दरअसल बिलाल ने ही तो इसके साथ धोखा करके इसे जेल में बंद करवाया था। फिर अज़रा आशी को खुशखबरी सुनाती है और उसे कहती है कि तुम चाहती थी ना कि अपने बाप से मिलो क्योंकि तुम्हें उनकी बहुत याद आती थी। आशी खुशी से पूछती है कि मामी, आपको क्या मेरे अब्बू का पता चल गया कि वो कहाँ हैं? तो अज़रा बताती है कि तुम्हारे अब्बू जेल में थे, लेकिन फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी ज़मानत के लिए मैंने काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द वो रिहा हो जाएंगे। आशी तो अज़रा की बहुत शुक्रगुजार होती है और अल्लाह का भी शुक्र अदा करती है कि बिलाखिर उसका अब्बू मिल गया। और आशी अज़रा से कहती है कि मामी, अब मैं अपनी नानी और माँ के साथ नहीं रहूँगी, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अब्बू के साथ रहूँगी। इन लोगों ने जो कुछ आपके साथ किया है मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन अज़रा आशी को समझाती है कि वो तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हें उनके लिए दिल में इतनी नफ़रत नहीं पालनी चाहिए। अब अज़रा पक्के कागजात तैयार करवा लेती है और अस्मा के साथ मुज़ाकरे के लिए सायरा और फूफो के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उन लोगों ने सोच रखा है कि वो आज इन कागजात पे उन लोगों से दस्तखत करवा के ही आएंगी और उनसे दो टोक बात करेंगी कि हमारी जो चीज़ें तुम लोगों ने कब्जे में ली हैं उन्हें वापस करो, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि फरीद डिज़ाइनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं और बाकी की सारी ज़िंदगी तुम दोनों को जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। अब अस्मा और अज़रा ये सोच के ही बहुत खुश होती हैं कि फ़ाइनली वो अपनी चीज़ें वापस लेने वाली हैं। जब निकलने वाली होती हैं घर से तो वलीद कहता है कि दुश्मन की सल्तनत पे हमला करने जा रही हैं। तो अज़रा कहती है ऐसा नहीं है, सल्तनत तो वो हमारी ही थी। हाँ, दुश्मनों ने अलबत्ता उस पे कब्जा ज़रूर कर रखा था। हम तो दुश्मनों से अपनी सल्तनत दरअसल वापस लेने जा रहे हैं। अब जब ये दोनों घर से निकलती हैं तो नसीर, वलीद और वासफ अपने माँ बाप और जमाल की कब्रों पे जाके फातिहा भी पढ़ते हैं और फिर उनसे कहते हैं, ख़ास तौर पे जमाल से वलीद कहता है कि भाई, आपसे जो हमने वादा किया था वो कल पूरा होने जा रहा है। हम अपने घर से दुश्मनों को निकाल बाहर करेंगे। दूसरी तरफ जाने से पहले अज़रा जो अपने कमरे में बैठी रो रही होती है और सोचती है कि जमाल, हमारी हर चीज़ हमें वापस मिल जाएगी, एक नहीं मिलोगे तो वो सिर्फ तुम हो। और रो रो के ख़यालों में जमाल को लाकर कहती है कि जमाल, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। उसके बाद अज़रा अस्मा और वलीद दोनों को लेके जब फूफो के पास जाती है तो सायरा से कहती है कि ये कागजात हैं, चुपचाप इन पे दस्तखत कर दो, वरना दूसरी सूरत में तुम अच्छे से जानती हो कि फरीद तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता है। वो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेजेगा और साथ ही तुम्हारी बुटीक भी तुमसे ले लेगा। सायरा तो ये सब सुन के बहुत परेशान हो जाती है कि मैंने आखिर कैसे और क्यों अपने ही हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। और फुफ्फो भी बहुत डरी सहमी बैठी होती है, क्योंकि उसे तो बहुत खौफ आता है जेल के नाम से ही। वो तो सोच भी नहीं सकती कि उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। और अज़रा से कहती है कि अज़रा, हमसे गलती हो गई, अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो। लेकिन ये भी अज़रा है, साफ फुफ्फो को सुना देती है कि सॉरी, ना तो मैं आपको अब माफ़ करूंगी और ना ही आप लोगों पे तरस खाऊंगी। आप लोग चुपचाप इन कागजात पर दस्तखत करें और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते बने। तो फुफ्फो अज़रा से कहती है कि हमें थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त दो, कल हम तुम्हें सब बता देंगे। अब अज़रा और अस्मा तो वहाँ से वापस आ जाती हैं, जबकि बिलाल वहीं पर मौजूद होता है। फुफ्फो उसे कहती है कि इस मसले का कोई तो हल तुम्हारे दिमाग में होगा। लेकिन बिलाल बांका कहता है कि मेरे पास तो कोई हल नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि दूसरी तरफ आशी का बाप भी रिहा हो रहा है
और जाहिर है कि अब रिहाई के बाद वो मुझे पकड़ेगा। दूसरी तरफ फरहत को वासिफ के कोर्ट से जब रिंग मिलती है, पहले तो वो बहुत उदास परेशान होती है, लेकिन आखिर वो सोच लेती है कि वासिफ से दो टोक बात करेगी। इसलिए वासिफ से कहती है कि तुम्हारे कोर्ट से ये रिंग निकली है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने ये किस मकसद के लिए ली है। रामीन तुमसे और तुम रामीन से बेतहाशा मोहब्बत करते हो, और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अपनी मोहब्बत की खातिर मैं मज़ीद तुम्हें कैद में नहीं रख सकती, क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि मैं तुम्हें कभी भी औलाद की नेमत नहीं दे सकूंगी। और फिर आंखों में आंसू लिए फरहत वासिफ से कहती है कि आज मैं तुम्हें खुद इजाज़त देती हूँ कि तुम रामीन से शादी कर लो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में औलाद की खुशी तुम्हें मिल सके। वासिफ तो लगता है कि इसी इंतज़ार में बैठा था, क्योंकि उसे ये तो पता ही है कि रामीन उससे बेतहाशा मोहब्बत करती है और फिर घर के हालात भी उसके सामने हैं। अब अगर रामीन का बिज़नेस वो छोड़ देता है तो उसके हालात मज़ीद बिखर जाएंगे, और जाहिर है कि घर के हालात पर भी असर पड़ेगा अगर उसकी जॉब चली जाती है। वासिफ ने जो काम शुरू किया है उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट रामीन की ही तो है, और अगर रामीन अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेती है तो वासिफ के पास तो कुछ भी नहीं बचता। इसलिए बेहतर यही है कि रामीन की बात मानते हुए उससे शादी कर ली जाए। इसलिए वासिफ रामीन को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रपोज़ल मंजूर है। लेकिन जब अज़रा को ये सब पता चलता है तो उसे तो फ़रहत पे बहुत गुस्सा आता है और जाके उसे कहती है कि फ़रहत, तुमने ये सब क्या किया? कम से कम तुम्हें किसी से मशवरा ही कर लेना चाहिए था। तो फरहत आंखों में आंसू लिए अज़रा से कहती है कि भाभी, मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रख के वासिफ को ये इजाज़त दी है। जाहिर है कि मैं उसे कैद तो नहीं कर सकती, और वासिफ का भी तो ज़िंदगी की तमाम खुशियों पे हक है, उसे भी तो औलाद की खुशी मिलनी चाहिए। अब जाहिर है कि मैं तो उसे ये खुशी नहीं दे सकती, तो क्या हर्ज है अगर रामीन उसे ये खुशी दे दे। बहरहाल अज़रा फ़रत से कहती है कि तुमने बहुत ही बेवकूफ़ी की हरकत की है, अब मुझे ही इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ रामीन तो बेतहाशा खुश होती है कि फ़ाइनली वो वासिफ को हासिल कर लेगी, और वो सोचती है कि अगर वासिफ फ़रहत को तलाक नहीं भी देता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वासिफ को तो मैं अपने साथ अपने बड़े घर में रखूँगी, फ़रहत रहती रहे इसकी भाभीियों के साथ। वैसे भी जब मैं वासिफ को औलाद की खुशी दूंगी तो इसके दिल से खुद ब खुद फ़रहत उतर जाएगी। दूसरी तरफ अज़रा जब फ़रहत को गायनाकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए लेकर जाएगी तो डॉक्टर कहती है कि वो रिपोर्ट्स दिखाएं जिसमें आपसे कहा गया है कि आप कभी मां नहीं बन सकती। उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद और अपने टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद डॉक्टर कहेगी कि ये तमाम रिपोर्ट्स झूठी हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मां बन सकती हैं। तो अज़रा फ़रहत से कहती है कि कम से कम तुम लोगों को सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और डॉक्टर को चेक तो करवा लेना चाहिए था। अब अज़रा वासिफ से कहेगी कि मुझे लगता है तुमने जानबूझ के फ़रहत की झूठी रिपोर्ट्स बनवाई हैं, क्योंकि तुम रामीन से शादी करना चाहते थे। वासिफ तो खुद हैरान रह जाएगा कि रिपोर्ट्स झूठी कैसी हो गईं, और यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि मैंने फ़रहत के साथ कोई झूठ नहीं बोला। बहरहाल अज़रा इस मैटर को यूं ही तो नहीं छोड़ेगी, उस डॉक्टर के पास जाएगी जिसने ये झूठी रिपोर्ट्स बनाई थी, और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि डॉक्टर को दरअसल रामीन ने झूठी रिपोर्ट्स बनाने के लिए पैसे दिए थे। अब जब ये बात वासिफ को बताई जाएगी तो वासिफ को रामीन पर बहुत गुस्सा आएगा, इसलिए उसे जाकर साफ कह देगा कि मैंने तुमसे शादी की हामी इसलिए भरी थी कि मुझे लगता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम तो एक झूठी औरत हो। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम्हारे एक झूठ की वजह से फ़रत कितने दिन अजियत में रही और सो नहीं पाई। अब मैं तुमसे मज़ीद कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकता, और जहाँ तक तुम्हारे साथ कारोबार की बात है तो मैं इस पर भी लानत भेजता हूँ। वैसे भी अज़रा वासिफ को बता देगी कि हमें फूफो से सब कुछ वापस मिलने वाला है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं रामीन की मिन्नतें तरले करने की। ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने भाइयों के साथ उनकी दुकान में उनकी हेल्प कराओ। दूसरी तरफ कुरैशी साहब, जो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम अब तक घर क्यों नहीं गई, जिस पे वो बताएगी कि अबू वलीद का फ़ोन आया था और उसने बताया है कि बहुत जल्द हम अपने इसी घर में शिफ्ट होने वाले हैं, जिसके बाद मैं रोज़ाना आपको मिलने आ सकूंगी। कुरैशी साहब तो हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं और पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिस पे वो बताती है कि अज़रा भाभी चैम्पियन है ना, अपनी समझदारी और चालाकी से
बहुत जल्द फुप्पो और सायरा से वो अपनी तमाम चीज़ें वापस लेने वाली हैं। तो नाजरीन, कौन कौन इंतज़ार कर रहा है कि अज़रा और बाकी सब घरवाले कब अपने घर में वापस शिफ्ट होते हैं और इस फुप्पो और सायरा को घर से निकाल बाहर करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।